Yes. Good afternoon, all. Good afternoon, online students. Am I audible? Online all. Yes, online students. Am I audible? यार काउंट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जब गुड आफ्टरनून कहते हैं, गुड आफ्टरनून का रिप्लाई कैसे दिया जाता है? गुड आफ्टरनून से, राइट? तो ग्रीटिंग का रिप्लाई ग्रीटिंग से ही देना पड़ेगा। थोड़ी सी डिसिप्लिन लेके आओ। डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, ठीक है? एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक दो। अच्छा, एवढेच होते ना काल? ये दोनों गायब है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। स्टार्ट कर लेते हैं हम तब तक। अब ऑनलाइन पे कितना काउंट है? 15। अच्छा, ये अभी ज्वाइन हो रहे हैं। लेट देम ज्वाइन। तो हमने बेसिक प्रोग्रामिंग तो स्टार्ट कर दी, राइट? टोकन्स वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। एंड अलॉन्ग विद दैट में तुमने तुम लोगों को कुछ प्रोग्रामिंग रन वगैरह कैसे करना है, प्रोग्राम तो नहीं सीखा हमने, लेकिन अगर फाइल ले रहे हो, मतलब कि पाइथन की फाइल है तो उसको रन कैसे करना है, ठीक है? एंड लिखना कैसे है, वो थोड़ा बहुत बता दिया था। तो कल हमने वेरिएबल्स देख लिया। टोकन्स में क्या क्या देखा था हमने? फर्स्ट लिटरल्स, देन आइडेंटिफायर्स, देन वेरिएबल्स। डेटा टाइप नहीं बघितला होता? अच्छा, वो पूरा सीक्वेंस। हाँ, वो बस बताया कि मैंने क्या क्या था, और इस मैसेज को पिन करना। और एक और मैसेज डाल देना कि, एक मिनट, हाँ मैं बता देता हूँ क्या मैसेज डालो। क्रिएट केला होता। ठीक है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट चार्ट बॉक्स में अटेंडेंस फॉर्म एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दिए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर आर some contact details to join our courses, ठीक है? तो एडमिशन हो गया क्या? ओके। यहाँ पे सबका एडमिशन हो गया ना? तो तुम तो ऑलरेडी उसमें, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू कर ले। हमने पहले लिटरल्स देखा था। व्हाट इज लिटरल्स? वैल्यूज। सीधा इतना बोल दो, लिटरल्स मीन जस्ट वैल्यूज, ठीक है? लिटरल्स के बाद आइडेंटिफायर्स देखा था। व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफाइंग वैल्यूज, ओके। और यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यूज, देन फंक्शन, then class, right? So there are some identifiers, that is the variable, function name, class name। मतलब वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम। या उसको तुम क्या कह सकते हो कि आइडेंटिफायर्स कौन से अपने पास? ब्लॉक ऑफ कोड को मेंशन करने के लिए फंक्शन है, ओके। वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरिएबल है। और स्ट्रक्चर को, ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास है, ओके। एंड इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। नाउ नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें कैसे कोई डाउट नहीं है? तो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स भी देख लिया। हाँ, वेरिएबल्स के रूल्स। या वेरिएबल कौन बताएगा? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल मतलब क्या? आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई वैल्यूज। इट इज एन आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई
वैल्यू, ओके, और क्या बताया था? नेम स्पेस फॉर और नेम प्लेस फॉर मेमोरी एड्रेस, नोट डाउन करके दिया था ना? हाँ, और फिर उसमें क्या बताया था? भूल गए क्या? रिवीजन नहीं की घर पे जाके? हाँ, दिख रहा ही है मेरे को। ओके, चलो, बढ़िया है। दूसरा पॉइंट लेके आ रहे हो मेरे के लिए। तो तुम लोग को मैंने रिवीजन की टेक्निक बताई क्या? नहीं बताया ना अभी तक? ठीक है। तो देखो, ये प्रॉब्लम मतलब कि प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, एक नॉर्मल बिहेवियर है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कि तुम लोग ना ज्यादा कुछ ऐसी चीजें होती है जो ट्राई करते हो याद करने की, लेकिन याद होती नहीं। ओके, सो डेली हम जो लिखते हैं या डेली हम जो यहाँ पे सेशंस में देखते हैं, वो घर पे जाके एक बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्लास में मतलब कि एंड ऑफ द डे पे एंड ऑफ द डे पे तुम लोग दिन भर में जितने भी मॉड्यूल्स हो चुके हैं उनको रिवाइज करोगे तो याद रहेंगे। और उसमें तुम लोग को टाइम मिलता है तो डिटेल में तुम लोग याद कर सकते हो कि उसमें इनसाइट्स है क्या कुछ और। क्योंकि तुम जब हैंड्स ऑन करते हो, ट्राई करके देखते हो, तब समझ में आता है कि हाँ यार, इसको अलग तरीके से करेंगे तब ये ऐसे कुछ तो भी वर्क करते। गेटिंग? मतलब हम तो ले ही रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कुछ और पॉइंट जो तुम लोगों के दिमाग से मे बी निगलेक्ट हो गया होगा, तो वो भी याद आएगा। फॉर दैट टेक्निक में से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है डेली रिवीजन। अब ये डेली रिवीजन कब चाहिए? जब पूरा सेशन होने के बाद एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे में ये डेली रिवीजन करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करोगे? डीप रिवीजन करोगे, कि पूरे पॉइंट बाय पॉइंट चेक करोगे क्या क्या बताया था। एवरी पॉइंट बाय पॉइंट चेक करोगे। ठीक है, तो और मतलब कि इतना सब कुछ कर लेते हो तो वो याद भी रहता है कि यार दिन भर में इतना कुछ बताया था, तो पहले ही हमने कैसे लिया था। प्रणीता, मैंने बताया क्या करने के लिए, यहाँ पे मेंशन करने के लिए। सो व्हाई आर यू मेंशनिंग हियर? यस प्रणीता, मैंने बताया क्या करने के लिए, यहाँ पे मेंशन करने के लिए तुम लोगों को। हाँ, तो डेली रिवीजन समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये डेली रिवीजन वाला समझ में आ गया। दिन भर में जितने भी मॉड्यूल्स हो रहे, पाइथन का, माई सिक्वल का, डेटा एनालिस्ट का, डेटा साइंस का, जो भी तुम्हारे मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल्स को पूरे एंड ऑफ द डे में एक टाइम फिक्स करो जिसमें रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देखो ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आगे फ्यूचर में तुम लोगों को सिर्फ डेवलपर बन के नहीं रहना है, टीम लीड, मैनेजर, ऐसे पोजीशन पे जाना है, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिवीजन करोगे डीपली, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी करके रख देना कि एक टाइम डिसाइड करो डेली रिवीजन में क्या करोगे। आफ्टर दैट, अब डेली रिवीजन होने के बाद ऐसे होता है कि अच्छा डेली का रिवीजन तो हो रहा है, लेकिन फ्राइडे आते तक हमारा मंडे को क्या क्या बताया था वो मिस हो जाता है, होता है, राइट? तो उसकी वजह से वीकली रिवीजन करोगे। अब ये वीकली रिवीजन कब करोगे? तो कभी कभार हमारे सैटरडे को भी सेशन होते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो सैटरडे एंड ऑफ द डे, ओके, सेम टाइम डेली रिवीजन तो होगा ही होगा। या अगर फ्राइडे ही तुम लोगों के सेशन खत्म है, सैटरडे को कोई शेड्यूल नहीं है, तो सैटरडे को कुछ शेड्यूल नहीं है तो सैटरडे का एक टाइम फिक्स करो, या तो सुबह का या तो शाम का। संडे ले लेना, फिर संडे दोपहर तक सो जाना, 12-12 बजे तक सो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन सैटरडे को भी यूटिलाइज करना सीखो अब। ठीक है, तो इस सैटरडे को यूटिलाइज करोगे तुम लोग, खुद से करोगे, अदरवाइज फिर मुझे सेशन रखने पड़ेंगे। तो इसको भी डीप रिवीजन करोगे, जितना भी कुछ पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिया था, ये पूरा डीप रिवीजन तुम वीकली करोगे। ओके, द टेक्निक आई यूज्ड
इसकी वजह से कह रहा हूँ। ठीक है। मैंने मेरे टाइम स्टार्टिंग में मुझे जब एक दो महीने में प्रॉब्लम आया था, तो मैं ये यूज करता था टेक्निक, जिसकी वजह से मुझे ऐसे हुआ था कि जिस जगह मतलब जिस कॉन्सेप्ट तक पढ़ाया गया है उतने कॉन्सेप्ट तक मुझे याद ही रहता था, वो फिर भूलता नहीं था मैं। ओके। और फिर जैसे मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे तक आते आते हम मंडे का भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से 1 तारीख 2 तारीख को जो लिया था वो 30 तारीख तक आते आते भूल जाएंगे। तो फॉर दैट देर इज अ मंथली रिवीजन। अब इसे थोड़ा सा ओवरव्यू, अब पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिख सकते, लेकिन एक ओवरव्यू टाइप पूरा का पूरा ठीक से पढ़ सकते हो। राइट। ये क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एंड देन आफ्टर दैट अपना अगर एक पूरा का पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया, जैसे कोर पाइथन का पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया, तो वो मॉड्यूल रिवीजन करना भी जरूरी है। ओके। मतलब एक कॉन्सेप्ट पहले मैं पढ़ाऊंगा, तुम नोटेड करोगे, एक बार हो गया। सेकेंड टाइम तुम हैंड्स ऑन करोगे, 2 बार हो गया। थर्ड टाइम डेली रिवीजन में करोगे। फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, एक कॉन्सेप्ट 6 बार रिवाइज होगा। भूलने के चांसेस होंगे क्या फिर? बिल्कुल भी नहीं होंगे। गेटिंग? बस टाइम ठीक से मैनेज करोगे तो हो जाएगा। और अभी ऐसे ही करना है, यहाँ से कंटिन्यू। क्योंकि कब वैकेंसीज आए, कब हमें जॉब मतलब कि कब इंटरव्यू के कॉल्स मिले पता नहीं है। जैसे कि अब तक देख रहे हो, आई थिंक दिस सैटरडे वी हैव ओपन कैंपस ड्राइव। तुम लोगों को भी, तुम लोगों में से अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है, जिसका नॉलेज अगर है पाइथन का, जावा का भी है कुछ, तो भी तुम लोग एक बार चेक कर लेना। इंस्टाग्राम चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है उस रिलेटेड, लेकिन वो इंस्टाग्राम वगैरह चेक कर लेना। ठीक है। तो उसमें मेंशन किया गया है। सो अब सपोज हमने कोर पाइथन खत्म किया और तभी तुम लोगों का माइसिक्वल भी कंप्लीट हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था ऐसा, एक बैच के लिए हुआ था। तो कोर पाइथन खत्म है, माइसिक्वल भी खत्म है, इसका मतलब वहां पे हमारा रिवीजन पूरा कंप्लीट ही होना चाहिए। वहां पे फिर से पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत, राइट। फिर से डीपली रिवीजन करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर ये डेली रिवीजन करोगे, वीकली रिवीजन करोगे, फिर से डीपली रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट का होता है। तो उस दिन ऐसे ही हुआ कि वैकेंसी आई थी एक कंपनी की, जिनकी जिनको जरूरत थी पाइथन और माइसिक्वल कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब पाइथन और माइसिक्वल पे ही वो वैकेंसी थी। तो जिन बैच का पाइथन और माइसिक्वल हो चुका था वो तो उस पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसमें से स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने ये रिवीजन नहीं की थी। तो उनको पाइथन माइस्क्ल पूरा कंप्लीट करना था 2 या 3 दिन में। तो 2 या 3 दिन में फिर से होगा क्या? नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का। इसकी वजह से मॉक क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, जो लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, इट इज गारंटी, मैं गारंटी ले सकता हूँ, तुम ये बस ट्राई करना टेक्निक, तो इट इज गारंटी कि तुम पहले ही मॉक में, पहले या दूसरे मॉक में, या जल्दी से जल्दी प्लेस हो जाओगे। लेकिन जो नहीं करते, मैं गारंटी दे सकता हूँ उसकी भी, कि अगर ऐसे नहीं करोगे और तुम लोगों का ग्रास्पिंग पावर भी थोड़ा सा कम है, याद रहने की टेक्निक भी थोड़ी सी मतलब कि याद भी नहीं रहता है, तो ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा आगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये कंटिन्यू चल रहा है, याद नहीं रहेगा। ओके। क्योंकि हमारा कोर पाइथन ही चलता है कुछ 2.5 महीने तक। 2.5 महीने तक पढ़ाया हुआ याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तुम लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बताया था ना? कब बताया था? लास्ट वीक बताया था। पूरा का पूरा पॉइंट पता है क्या? याद है? क्या क्या बताया था? गारंटी ले सकते हो कि हाँ सर सब कुछ याद है, पॉइंट बाय पॉइंट याद है? या फिर अब ये तो हमने देखा था, ठीक है। अभी ही देखा था कौन सा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में फीचर्स ऑफ पाइथन, कौन से लिए थे, पॉइंट बाय पॉइंट बता सकते हो सब कुछ? मिस कर दोगे ना? एक दो तो मिस कर दोगे ना? वो भी तो क्यों चाहिए? वो मिसिंग भी नहीं होना चाहिए ना। गेटिंग? इंस्टा लिंक की इंस्टा ऑनलाइन पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे फर्स्ट बिट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंस्टा लिंक की जरूरत ही नहीं है। इंस्टाग्राम ओपन नहीं है मेरे पास, मैं कैसे शेयर कर दूंगा यहाँ पे, इसकी वजह से। हाँ। तो क्लियर है? ऑनलाइन पे एक बार सर्च कर देना जुनेद, क्या कहते हैं,
फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस ऐसा सर्च करो, एक आएगा प्रोफाइल, ठीक है, उस पे मिल जाएगा शायद। तो हाँ, अभी आया है ग्रुप पे, नहीं मतलब कि अभी इंस्टा पे शेयर किया है नहीं किया है, लेकिन अभी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सैटरडे में ही है तो एक दो बार और आएगा इंस्टा पे। हाँ, रिसेंटली किया था उन्होंने शेयर। तो यहाँ पे क्लियर है, नोटेट करोगे इसको, नोट डाउन करोगे और इस टेक्निक को मत बोलना। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हो तो मैं तुम लोग को अप्रिशिएट तो करूंगा, लेकिन एंड तक ज्वाइन होना, कि लास्ट में एंड तक ये काउंट बहुत कम हो जाता है। तो 2 घंटे के सेशन में 1 घंटा ज्वाइन करोगे और 1 घंटा गायब हो जाओगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अब उतना खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम अगर ऑनलाइन पे हो तो। और ऐसा अगर कंट्रोल नहीं है तो ऑफलाइन पे आ जाओ। मेमोरी डायग्राम भी ली थी ना हमने। ओके, क्लियर, नोट किया। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। बाकी नोट किया, हो गया यहाँ पे। यस, ऑनलाइन पे कितने लोग हैं? कुछ 19 लोग अवेलेबल है, लेकिन उसमें से रिप्लाई सिर्फ दोनों लोगों के आए। यस, नोटेड किया है, बाकी लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पे अगर तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा तुम लोगों ने नोट किया या नहीं किया? चैट बॉक्स में मैसेज अलाउड है ना? अच्छा, वो वाला मैसेज, वो किस लिए था वो ठीक से पढ़ो ना, तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, नहीं ये नहीं पढ़ा रहे हैं। और बोलोगे सर ये क्या नया लेके आए, ये वाला नहीं ले रहे हैं हम। हाँ, टोकन डेमो इस पे आए थे ना, ठीक है। तो वेरिएबल हमने देख लिया था, राइट? एक बार वेरिएबल का रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इज आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई वैल्यू। वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर, जिसे कहते हैं वेरिएबल। उसको फिर नेम फॉर मेमोरी एड्रेस भी कहा जाता है, नेम प्लेस फॉर मेमोरी एड्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। देन देर आर सम रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम। उसमें से फर्स्ट रूल क्या है कि उसमें क्या क्या अवेलेबल है वो बताओ। सो कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। देन सेकेंड, उसमें क्या क्या नहीं ले सकते वो बताओ, जिसमें स्पेस नहीं ले सकते, सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर छोड़ के बाकी सिंबल्स तुम एज अ वेरिएबल नेम में मेंशन नहीं कर सकते। थर्ड, कि तुम डिजिट से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। फोर्थ वन, कांट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, और ये होते हैं केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल ए इज डिफरेंट, स्मॉल ए इज डिफरेंट। तो ये समझ में आ रहा है, इसमें से कीवर्ड वाला पॉइंट फिर हमने नहीं लिया था, तो अभी कीवर्ड वाला ले लेते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द कीवर्ड, पता है कीवर्ड मतलब क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स, गुड। अब रिजर्व वर्ड्स क्यों कह रहे हैं हम इसको? रीजन क्या है इसका, वाई क्या है इसका कि इसको रिजर्व वर्ड कहने का रीजन क्या है? स्पेसिफिक टास्क के लिए? नहीं, ये इसका वाई नहीं है। हाँ, रिजर्व कीवर्ड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यस। उसको प्री डिफाइंड वर्ड कह सकते हो फिर तुम लोग, नोट डाउन करके रख देना, इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड्स। क्यों? क्योंकि इसका कुछ तो भी ऑलरेडी मीनिंग अवेलेबल है। तो जब भी ऐसे कीवर्ड यूज करोगे तो वहां पे उसका मीनिंग, उसका एग्जीक्यूशन वो अलग तरीके से एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। पाइथन उसको अलग तरीके से एग्जीक्यूट करना चालू करता है। लेकिन रिजर्व वर्ड्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस लाइन।
कांट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम, ये रीजन है। इसकी वजह से रिजर्व वर्ड्स कह रहे हैं। रिजर्व वर्ड्स मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो सब जगह पे नहीं प्रोवाइड कर सकते तुम लोग, तो वेरिएबल में प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसकी जगह पे बस ये मेंशन करो कि कीवर्ड्स को तुम आइडेंटिफायर नेम में मेंशन नहीं कर सकते, उसको तुम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? इसकी वजह से इसको कहा जाता है रिजर्व वर्ड्स। लेकिन होते क्या है ये, दिस वर्ड्स आर दी प्री डिफाइंड वर्ड्स। पाइथन में इसका कुछ तो भी अलग मीनिंग है। ओके, समझ में आया? कीवर्ड समझ में आ गया? अब कीवर्ड्स कैसे ढूंढोगे? उसके लिए मैं कीवर्ड डेमो डॉट पाई लिख रहा हूँ। ओके, डेमो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कीवर्ड डॉट पाई मत लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर उसको हमें चेक करना है कितने कीवर्ड्स है, तो हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। ऐसे समझ लेना कि एक कोड है हमारे पास पाइथन के अंदर, कुछ लिखा गया प्रोग्राम है हमारे पास, उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा समझ लो अभी। ठीक है, तो इंपोर्ट हम कर रहे हैं कीवर्ड। ओके, और फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। तो हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स है यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, तो टोटल कितने कीवर्ड्स है? 37। 36 तक सुना था, 37 कैसे हो गए? 36 भी कम थे फिर। 32 और कुछ है क्या बताने के लिए? चालू कर दो 31 से लेके 40 तक सब कुछ। देखो, प्रिंट कीवर्ड्स लिस्ट में तुम्हारे पास मिले ना, तो एक काम करो, उसको लेंथ में प्रोवाइड करो। कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। लेंथ फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज अगर अवेलेबल है तो उसका काउंट प्रोवाइड करता है लेंथ फंक्शन। लेंथ क्या है इसका एग्जांपल, तो उसका लेंथ क्या है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है, ये लेंथ फंक्शन प्रोवाइड करके दे देगा। और उसको हम पास कहाँ पे कर रहे हैं, प्रिंट में। तो वो प्रिंट में पास करके टर्मिनल पे आ जाएगा। और जैसे तुम प्रिंट करोगे कितने हैं, ना 32, ना 36, ना 37, हाँ। लेकिन एक वर्जन था जिस वर्जन में 36 कीवर्ड्स आए थे, लेकिन वो उसमें से एक कीवर्ड जो था वो क्या था, टेम्परेरी था, उसको बाद में डिप्रिकेट किया गया। डिप्रिकेट मतलब निकाल दिया गया, तो वापस 35 बन गए। ठीक है, अब वो वर्जन कौन सा है वो ढूंढ के निकालो। ओके, डिप्रिकेट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो लिखो, कहाँ पर लिखोगे? क्या है ये, कौन सा टास्क हुआ ये? रिसर्च वाला टास्क हुआ, तो रिसर्च लिस्ट में लिखो ये। रिसर्च ऑन कीवर्ड्स इन पाइथन। रिसर्च ऑन कीवर्ड्स इन पाइथन, रिसर्च मतलब डीप रिसर्च होनी चाहिए। कौन से वर्जन में 35 थे, कौन से वर्जन में 36 हुए, कौन से वाले कीवर्ड डेप्रिकेट हुए, कौन से नए कीवर्ड ऐड हुए, कुछ चेंजेस है क्या उसमें, तो वापस 35 हुए तो कौन से वाले रिमूव किए गए, ये सब आना चाहिए उसमें। कब करके लेके आओगे? कल। हिस्ट्री किया गया? किया ना हिस्ट्री? ओके गुड। ओके, हो गया ना हिस्ट्री? डिस्कस कर लेंगे हिस्ट्री के बारे में एक बार, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हिस्ट अब नहीं, रिसर्च करने के लिए कहा था तो अभी नोटबुक नहीं करोगे ओपन? वो पता होना चाहिए। हम्म, किसने डेवलप की थी पाइथन लैंग्वेज? वो जूडो भी कहते, कुछ गूडो भी कहते हैं, गाइडो भी कहते हैं कुछ लोग तो। हाँ, जूडो के हो गाइडो को ठीक है, तो गाइडो वेंडरसम, जूडो वेंडरसम, ऐसे कह सकते हो। ओके, कहाँ पर डेवलप की थी ये लैंग्वेज? नेदरलैंड में। कौन सी लाइब्रेरी में? कौन सी? CWI। CWI में किया था।
ओके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेवलप करना कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा? फेवरेट कॉमेडी शो था। ओके, कौन सा था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग, अच्छा फ्लाइंग सर्कस। ओके। हाँ, जिन लोगों का वो गलत हो गया है, जिन लोगों ने किया नहीं, किया क्या? ठीक है, पता है मुझे मिसिंग है उसकी वजह से। हाँ, अभी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा फिर। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ? 1990। जावा का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ? हाँ पता है, ये मैंने रिसर्च करने के लिए नहीं दिया था। ये चेक कर लेना। ठीक है, तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि पहले जावा आई या पाइथन। ठीक है, और जो भी आया होगा उसके अकॉर्डिंग टू सबसे फेमस कौन होगा पहले, तो सबसे पहले फेमस कौन सा हुआ? जावा, सबसे पहले फेमस हुआ। और उसके बाद जो कंटिन्यू हुआ, पाइथन। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए, पूछू क्या? सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किसने किया? डेनिस रिची, गुड। ओके, कब डेवलप होना स्टार्ट हुआ? 1970। तू काय कन्फर्म करते का? तुम्ही सांगा मला। 1970 और 1972 डेवलप कब हुआ और पहला वर्जन कब हो निकला? सी लैंग्वेज आती है ना? सीवी में मेंशन करोगे ना? नहीं करोगे? रेज्यूमे में मेंशन करोगे ना सी लैंग्वेज? तो ऑब्वियसली वो पता होना चाहिए ना। जावा लैंग्वेज करोगे क्या मेंशन सीवी में? करने वाले हो, तो वो भी पता होना चाहिए, और नहीं करोगे तो अलग बात है। गेटिंग? जो रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो वो परफेक्ट आना चाहिए, याद रखना। क्योंकि रिसेंटली हमने अब तुम लोगों का ऑलरेडी सिलेबस भी नहीं हुआ था, और वैसे भी तुम लोग का अभी फिक्स काउंट वगैरह भी नहीं है। और रिसेंटली चालू हुआ था, 2-3 सेशंस ही हुए थे, उसकी वजह से तुम लोगों को तो मॉक मेला में हमने ऐड ऑन नहीं किया। अब बताता हूँ मॉक मेला क्या है, जो लास्ट सैटरडे हुआ था। उस लास्ट सैटरडे मॉक मेला में आए थे हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग। ओके, जिनको एक्सपीरियंस ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो यहाँ पे आने आए थे इंटरव्यू लेने। हाँ, मतलब कि मॉक लेने। जिस तरीके से हम भी मॉक लेते एज ए ट्रेनर, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आए थे। कहाँ कहाँ से आए थे? तो अमेजोन से आए थे, आईबीएम से आए थे, बीएमडब्ल्यू से आए थे, एंड कॉग्निजेंट से आए थे, कैपजेमिनी से आए थे, एपवेल्ट वाला एक था, और कहाँ कहाँ से थे, और कंपनीज याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें तुम जाना चाहते हो वहां पे आए थे। उसमें से कुछ इंटरव्यूज ऐसे थे जो एक्चुअली उस कंपनी में इंटरव्यू लेते। ठीक है। तो वहां पे ये जो मॉक मेला था, ये मॉक मेला जब हमने क्या कहते हैं उसको, इवेंट क्रिएट किया, या इस इवेंट को हमने शेड्यूल कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स को बस बुलाया था कि तुम लोग भी आओ और ये एक्सपीरियंस गेन करो। कि वो प्री वेडिंग शूट कहते हैं, प्री वेडिंग शूट अभी तो फेमस है, हमारे टाइम में नहीं होता था ऐसा। तो ये प्री वेडिंग हमारे टाइम मतलब बाबा आदम के जमाने का नहीं हूं मैं, ये भी आप समझ लो। हाँ, तुम लोग से थोड़ा सा बहुत बड़ा हो। तो ये प्री वेडिंग शूट में मतलब प्री वेडिंग शूट जैसे होता है कि वेडिंग से पहले कुछ तो भी वो फोटोज कैप्चर होते हैं, वो वेडिंग में दिखाया जाता है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाने से अच्छा है, वहां कुछ तो भी लॉस होने से अच्छा है, यहाँ पे विदाउट लॉस वो एक्सपीरियंस ले लो कि वो इंटरव्यूअर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और जिसमें उन लोगों की टेक्निक, यही एक टेक्निक थी कि तुम जो रिज्यूमे में मेंशन कर रहे थे, वो सिर्फ क्वेश्चन उस रिज्यूमे पे ही पूछ रहे थे। तो जो भी तुम्हें आता है रिज्यूमे में मेंशन करोगे तो ध्यान से मेंशन करना। गेटिंग? तो एटीएस स्कोर वगैरह सब कुछ देखा जाता है कि ऑनलाइन पे तुम अगर अगर अप्लाई करते हो, तो ऑनलाइन पे अप्लाई करने के बाद तुम लोगों को रिप्लाई वगैरह नहीं आते हैं ना। किया होगा कभी ट्राई अप्लाई करने का, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो वो रीजन इसका होता है कि वो एटीएस स्कोर में फिर मैनेज ही नहीं होता।
या तुम लोगों के पास गिटहब की लिंक ही नहीं है, गिटहब का अकाउंट ही नहीं है, या तुम लोगों के पास कुछ तो भी लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल्स एंड ऑल सो ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। इसकी वजह से रिप्लाई नहीं आया। तो वो पूरा का पूरा बिल्डअप करके लेने वाले हैं यहाँ पे। गेटिंग? तो कल मैंने उस दिन बताया था गिटहब की प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर लो, क्योंकि अभी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो वो असाइनमेंट्स वही पे अपलोड करने हैं। तो तब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। हम्म। गेटिंग? तो अभी क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नाउ नेक्स्ट। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। कीवर्ड्स का समझ में आया? ट्राई करके देखना है क्या? करो ट्राई, चलो। वर्क होता है? तुम्हारे पास कितने हैं कीवर्ड्स ये चेक करो, कितने कीवर्ड्स है। क्या तुम लोगों के पास ज्यादा मिले? डन। लॅपटॉप कधीपर्यंत येणार आहे? उद्या? पूर्ण गावाकडे आहे का? लॅपटॉप कोणाचा आहे, तुझा आहे का भावाचा आहे? भावाला दिलाय? मोठा भाव आहे का बारका भाव आहे? अच्छा. अजून आणून देत नाही? का बर? अच्छा, तो ऑफिसचा आहे? लॅपटॉप कोणता आहे, तुझा आहे का ऑफिसचा आहे? मग त्याकडे ऑफिसचा असेल ना पण. अच्छा, दोन दोन लॅपटॉपवर काम करतो तो? एक लॅपटॉपवर बोलत नाही टाइम? ये भी सही है. प्रॅक्टिस? कसं? अच्छा, एकाच रूमवर राहता का? हाँ मग ठीक है. चलो, मतलब ये कहीं पे स्टक तो नहीं हो रहे हो ना उसकी वजह से? हा, याच्यानंतर टाइम नाही भेटणार आणि ती पण देणार नाही नंतर. कसं होणार? आता तू पण प्रॅक्टिस करणार, ती पण प्रॅक्टिस करणार, त्याच्यानंतर आपण असाइनमेंट्स वगैरे देणार, त्या टाइमवर टाइम नाही मिळणार. कारण हे बेसिक वाला आता कम्प्लीट होऊन जाईल लवकर. हाँ, यहाँ पे क्लियर है? हो गया? काउंट कितना मिला? 35 ही है? ओके, 35 ही है क्या? हाँ, जिनको एरर आया रीजन बता दो। एरर आया ना? हाँ, एरर रीजन बता दो। यहाँ पे कीवर्ड लिखा होगा सिर्फ, फाइल का नाम लिखा है क्या? देख, अंतर्यामी हूं मैं। यही से समझ में आता है मेरे को क्या किया तुम लोगों ने। तो मैंने पहले ही बताया था, हम यूज कर रहे हैं इंपोर्ट कीवर्ड, और कीवर्ड यूज कर रहे हैं इसकी वजह से फाइल का नाम कीवर्ड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कीवर्ड मतलब हम एक फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं जो दूसरी फाइल है, और दूसरे फाइल का नाम भी कीवर्ड है। तो तुमने अगर सेम फाइल का नाम अगर कीवर्ड लिखा, तो फिर एग्जीक्यूशन करते समय इसी फाइल को ये फेच करता जाएगा, तो वहां पे आएगा एरर। तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, गेटिंग? तो ऐसे कुछ इंपोर्ट चीजें जो तुम करते हो वहां पे याद रखना कि ऐसे फाइल का नाम मेंशन मत करना।
ठीक है, इसकी वजह से देखो मैंने भी डेमो लिखा है ना। हाँ, या तो फिर एक अंडरस्कोर लगाओ, इसमें चेंज रहो, सेम नहीं ले सकते। गेटिंग? आगे फ्यूचर में भी याद रखना। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे कंटिन्यू करें फिर। तो नेक्स्ट थिंग कि हमने कीवर्ड भी देख लिए, कीवर्ड देखने के बाद अभी क्या क्या हुआ अपना? सबसे पहले लिटरल्स, फिर आइडेंटिफायर्स, फिर वेरिएबल्स, फिर कीवर्ड्स। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं, हाँ ये नोट डाउन किया क्या कीवर्ड के बारे में मैंने क्या कहा था? इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड्स, वो भूल जाओगे। रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स क्यों कहेंगे? बिकॉज कांट यूज एज आइडेंटिफायर। और प्री डिफाइंड वर्ड्स में क्यों कहेंगे? क्योंकि हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। ओके, एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ऑलरेडी पाइथन पे अवेलेबल है ऐसे वर्ड्स, इसको जैसे इसको प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? टेक्निकल पॉइंट से थोड़ा सा पीछे हैं हम। जब तक डेटा टाइप्स ऑपरेटर्स खत्म नहीं होते तब तक ये ऐसे ही थियोरेटिकल पार्ट चलता जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने टोकन्स को तुम्हें वो क्या कहते हैं, बोर ना हो इसकी वजह से प्रोग्रामिंग में लेके आया हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं लेते, बस मेंशन करते हैं ये वाला लिखो, ये वाला लिखो, ऐसा होता है वैसा। कॉलेज वाला पढ़ाना चालू कर दिया। मैं कॉलेज में पढ़ा था तो मुझे याद है, वहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस होते थे। टाइमिंग लिमिटेशंस, देन ये क्या कहते हैं उसको, सिलेबस लिमिटेशंस ऑल्सो। उसको जैसे पढ़ाना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। जितना मुझे पढ़ाना चाहता हूँ मैं उतना नहीं पढ़ा पाता था। बहुत इशू। ऊपर से एवरी टॉपिक पे डिपेंड करते हैं, अगर सिलेबस ठीक से मेंटेन करना है ना, ठीक से क्लियर क्लियर करना है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग टू टाइम दिया था। ये प्रोग्राम मिस हो गया सर मुझे थोड़ा सा। हाँ, कौन सा प्रोग्राम मिस हुआ? हाँ ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? जूनियर क्या कह रहे हो, कौन सा? ये अच्छा, पहली बैच नहीं, पहला सेशन कह रहे हो क्या? हाँ ठीक है ना, इससे पहले वाले जो थे कितने हुए अपने टोटल? 4 सेशंस हो गए ना? तो 4 सेशंस के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो गो थ्रू करो। उल्टा जाओ लेकिन, पहले थर्ड देखो, फिर फोर्थ देखो, फिर वन देखो, फिर टू देखो। ऐसा कुछ तो भी करो, क्योंकि जो रिसेंट है वो पता होना चाहिए। तूने वैसे किया ना? कितने किए कल? अभी तक किया नहीं क्या? कल कितने किए रिकॉर्डिंग्स? रिकॉर्डिंग नहीं मिली, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑनलाइन ग्रुप पे है ना? और मैंने वो ये चेक किया था ना, बताया था ना, यूट्यूब पे है तुम लोगों को। डायरेक्ट यूट्यूब यूट्यूब सर्च करो, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस वन, ऐसा कुछ तो आईडी है उसका, वहां पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आज 2 कंप्लीट करके लेके आओगे? ठीक है। ग्रुप में, हाँ ग्रुप में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो अभी देख लेते हैं डेटा टाइप्स डॉट पाई। ठीक है, डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ डेटा, मतलब हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा ले सकते हैं, जिसमें हमें कौन सा चाहिए वो हम पहले यूज करेंगे। मतलब कि जो मेन मेन टाइप्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसको मैं प्रिमेटिव नॉन प्रिमेटिव के अकॉर्डिंग टू क्लासिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखना। तुम लोग को सी लैंग्वेज में जैसे सिखाया होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर इंटीजर एंड ऑल, देन देयर आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हाँ, मेरे लिए सब सेम ही है, बस कैटेगराइज में अलग तरीके से करूंगा। ओके, कैटेगराइज किसके अकॉर्डिंग टू करूंगा? तो डेटा का टाइप जो होता है उसमें फर्स्ट वन न्यूमरिक। नंबर्स में हमारे पास कौन से डेटा टाइप्स है? द फर्स्ट इंटीजर। ओके, चेक कैसे करोगे? x इज इक्वल्स टू 10। इंटीजर मतलब होल वैल्यू, जो पूरी वैल्यू होती है, जो पॉइंट में नहीं होती, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 10 होल वैल्यू है। इसका टाइप चेक करना है कि ये x के अंदर कौन सी वैल्यू है। अब देखो डायनेमिक टाइपिंग किसे कहते हैं, ये भी सिनेरियो इसमें ही बता देता हूँ मैं।
ये 10 जो है इसको क्या कहते हैं हम, x इज इक्वल टू 10 करना मतलब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कल बताया था, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हमारे पास डिक्लेरेशन है क्या, नहीं। डिक्लेरेशन वाला कैसे होता था, इंट एक्स, सी प्रोग्रामिंग में देखा था, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि डिक्लेयर करके बता रहे हैं कि हम एक वेरिएबल लेने वाले हैं जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू रहेगी। ओके, लेकिन यहां पे हम ऐसे कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा वेरिएबल में वैल्यू मेंशन कर रहे हैं जिसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू मेंशन करना मतलब होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एंड द रीजन, अब एक वेरिएबल में तुम लोगों ने इंटीजर वैल्यू दे दी, अब ये डायनेमिकली चेक करेगा कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू दे रहे हो, जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो वैल्यू कौन से टाइप की है, रन टाइम पे डिसाइड करेगा। ओके, रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा इन पाइथन। रन टाइम डिसाइडेड द वैल्यू मेंशन इनटू द प्रोग्राम इज विच टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, इसकी वजह से इसे कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ओके, समझ में आया, डायनेमिक टाइपिंग मतलब क्या, नोट डाउन करके रख देना, पहले फीचर्स थे ना, वो पेज छोड़ने के लिए कहा था ना मैंने, पहला पेज। हाँ, बोलना मत, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम मत बोलना, मुझे पता है मैंने क्यों पेज छोड़ने के लिए कहा था। वहां पे डायग्राम नहीं निकालना है अपने को, या वो फ्लेम्स वगैरह नहीं बनाने। हाँ, वेरे क्या होता है, क्या फीचर बताया मैंने, डायनेमिक टाइपिंग। तो डायनेमिक टाइपिंग में क्या बताओगे, type of data will decided at the runtime. Type of data will be decided at the runtime. अब ये शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने बोल दिया, हुआ है नहीं हुआ, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा जो भी डेटा ले रहे हो तो उसका टाइप रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा कौन सा है। हम बता रहे हैं क्या एक्स के अंदर क्या वैल्यू है, नहीं बता रहे। ओके, नोट डाउन किया। हाँ, अब एक्सप्लेनेशन में क्या बताओगे, डायनेमिक टाइपिंग मतलब इतना तो बताना है, लेकिन साथ में ये भी बताना, बिकॉज द वेरिएबल देयर इज नो वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये भी मेंशन कर देता हूँ, नॉट अवेलेबल इन पाइथन। वेरिएबल डिक्लेरेशन पाइथन में अवेलेबल नहीं होता है। इनटू द पाइथन देयर इज ओनली अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट at the time of at the runtime decided the which type of value it is. Okay, तो इसके अंदर हम डिक्लेरेशन भी नहीं दे रहे हैं, एंड एक्स के अंदर जो वैल्यू मेंशन करे, तो क्या मैं एक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू मेंशन कर सकता हूँ क्या, तो यस, यस, एक्स के अंदर हम अलग अलग टाइप के वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल डिक्लेरेशन होता तो डिक्लेरेशन में एक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही मेंशन की जा सकती थी। तो अभी हम एक्स के अंदर इंटीजर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअल डायनेमिक टाइपिंग। समझ में आया कि एक वेरिएबल के अंदर तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो, ये भी नोट डाउन करना। एंड बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल डिक्लेरेशन, वी कैन स्टोर multiple type of data into the single variable. We can initialize multiple type of data into the single variable, because there is no variable declaration, because there is no variable declaration, we can initialize different types of data for single variable. Because there is no variable declaration, we can initialize different type of data, we can initialize different type of data in single variable. अरे हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं अभी, because there is
no variable declaration, because there is no variable declaration, we can initialize different, multiple भी लिखो या different लिखो चलेगा, different types of data in single variable. We can initialize different types of data in single variable. Okay, दीपा क्लियर है? हाँ डन हो गया, सबका हो गया। हाँ, अब इसका टाइप पहले चेक कर लेते हैं और फिर डिफरेंट टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं वो चेक कर लेते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखने के लिए कहा था या तुम लोगों ने जो नोटेड किया था, कहाँ पे बताओगे? लेकिन कहाँ पे बताओगे? इंटरव्यू में बताओगे, लेकिन कौन से पॉइंट पे बताओगे, कौन से क्वेश्चन पे बताओगे? हाँ, अबाउट पाइथन फीचर्स, लेकिन उसमें भी कौन से पॉइंट में आएगा? डेटा, सॉरी, डायनेमिक टाइपिंग में आएगा कि डायनेमिक टाइपिंग इज द फीचर्स ऑफ पाइथन। तो वहां पे भी एक्सप्लेन करोगे जो अभी हमने नोटेड किया था, ठीक है? तो टाइप चेक करना है तो देखो, टाइप ये फंक्शन है हमारे पास जो क्या करता है, जो भी तुम वेरिएबल मेंशन करोगे उसके अंदर जो भी डेटा है उसका टाइप प्रोवाइड करके दे देता है। लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो टर्मिनल पे नहीं आएगा। टर्मिनल पे लाने के लिए इसको पास करना पड़ेगा हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर। गेटिंग? और ट्राई कर ले अब, क्या आया आंसर? इंटीजर। हाँ, तुम लोग भी ये वाला चेक कर लो पहले। टाइप, टाइप ना, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसका टाइप क्या है वो चेक करने के लिए। अब हमें दिख रहा है एक्स के अंदर 10 वैल्यू है क्योंकि ये विजिबल है। लेकिन अगर यूजर से अगर वैल्यू मिली तो वो प्रोग्राम में विजिबल नहीं होती है, उसकी वजह से ये टाइप चेक करना पड़ता है। अभी वैल्यू विजिबल है तो हमें दिख रहा है ये 10 वैल्यू और ये इंटीजर वैल्यू है। लेकिन जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यूज हम नहीं लेते, वो वैल्यू आएगी कहाँ से? यूजर से, जो डायनेमिक वैल्यू होती है, यूजर कैन मेंशन एनी वैल्यू। तो फिर वहां पे कैसे चेक किया जाएगा? तो समझ में नहीं आएगा, तो उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे टाइप मेंशन कर सकते हैं। या आगे कभी तुम लोगों को प्रोग्रामिंग कर रहे हो और तुम लोगों को किसी रिस्पॉन्स, मतलब कुछ तो भी रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टू तुम्हें आगे वर्क कौन करना है, लिखना है, आगे डेवलपिंग करनी है। डेवलपिंग में तुम्हें जरूरी है कि ये टाइप कौन सा है डेटा का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू ही तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि एडिशन कौन से टाइप के डेटा पे होता है? न्यूमरिक। लेकिन अगर स्ट्रिंग होगा तो एडिशन होगी क्या? नहीं होती। गेटिंग? हाँ, तो ये समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप चेक किया, सेकेंड फ्लोट, एक्स इज इक्वल्स टू 3.40। बस टाइप चेक कर रहा हूँ, रन करूंगा तो क्या दिखेगा? ये फ्लोट। इसका मेमोरी डायग्राम भी बता देता हूँ मैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि पहले हमने एक्स को वैल्यू क्या दी? 10, उसके बाद एक्स को वैल्यू क्या दी हमने? 3.14। तो ये प्रिंट करते समय टाइप में सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू क्यों मेंशन की, ये वाली वैल्यू क्यों मेंशन नहीं की, ये वाला बता दूं, ठीक है? एंड देन देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज है या नहीं, या मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में कैसे होता है, और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर और कलेक्शन। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या है? एक ही है। मेमोरी डायग्राम देख लेते हैं।
समझ लो ठीक से। अब ये कुछ एग्जीक्यूशंस, मतलब ये वाला मैंने बाद में बताने के लिए कहा था कि ये बाद में बताऊंगा। ये क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है। लाइन नंबर 5 इक्वल टू है तो पहले आर एच एस एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे आर एच एस में वैल्यू आ गई 10, तो 3294 ये इसका एड्रेस है। यू आर अवेयर अबाउट इट, यस्टरडे हमने देखा था। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप, यहाँ से फिर दिखेगा नहीं, यहाँ पे सामने आके बैठो। हाँ, 3 पॉइंट, हाँ सॉरी एक्स, राइट। तो आर एच एस एग्जीक्यूट हो गया, आर एच एस एग्जीक्यूट होने के बाद एल एच एस, तो एक्स में वैल्यू, अब एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर, जहाँ पे कौन सा एड्रेस मेंशन किया होगा, 3294। ओके, सेम एड्रेस, ये एड्रेस मेंशन करता है, डायरेक्टली वैल्यू मेंशन नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है, ये हमने कल भी देखा था। इसको क्या कहते हैं, कौन सा ब्लॉक कहते हैं इसको, टैग, और इसको क्या कहते हैं, हीप। राइट, वैल्यूज कहाँ पे जा रही है, सीधा हीप पे, वेरिएबल कहाँ पे जा रहा है, स्टैक में। तो वैल्यूज जहाँ पे जाते हैं वो होती है डिफॉल्ट मेमोरी। तो हमारे पास पाइथन में कौन सी डिफॉल्ट मेमोरी है, हीप। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब ये लाइन खत्म, एग्जीक्यूट हो गई, ट्रांसलेट हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे। अब ये वाली लाइन भी क्या होगी, उठाएंगे, ये ट्रांसलेट की जाएगी, और जब एग्जीक्यूट की जाएगी, पहले आरएचएस एग्जीक्यूट हुआ और फिर एलएचएस एग्जीक्यूट हुआ। आरएचएस में क्या लिखा है, 3.14, ये भी सेम। इसको लिखने का बस तरीका अलग होता है, पॉइंट वाले वैल्यूज अलग से ब्लॉक्स में होते हैं, और मतलब कि राइट पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज अलग ब्लॉक में होती है, राइट वाली वैल्यूज अलग अलग ब्लॉक में होती है। उतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं क्या, नहीं, पाइथन में ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो 3.14 है, इसका भी एड्रेस होगा तो 2778, ये इसका सपोज एड्रेस है, 4 डिजिट है। तो ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, एक्स में। अब एक्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टैक में एक्स इज वेरिएबल ना, तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर से एक एक्स वेरिएबल क्रिएट किया गया, नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इसका जो एड्रेस है, उस एड्रेस की जगह पे जाएगा 2778। गेटिंग, और यहाँ तक काम खत्म। अब आता है आगे वाला कॉन्सेप्ट कि पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसी होगी, क्यों, क्योंकि हम अगर ऐसे इतने सारे वैल्यू स्टोर करके रख देंगे तो ये तो बहुत बड़ा डेटा हो गया, और इतना डेटा मेंटेन करेंगे तो फिर हमारा मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, हमारा प्रोग्राम, हमारा एप्लीकेशन जो भी है, तो एप्लीकेशन कितना डेटा लेगा फिर, ऐसा पूरा का पूरा डेटा हम स्टोर करके ही मतलब कि रखेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में यहाँ पे फिर चेक किया जाता है दी रेफरेंस काउंट ऑफ, REFERENCE, रेफरेंस काउंट ऑफ वैल्यूज। रेफरेंस काउंट मतलब कि कहाँ पे रेफर किया गया है, जैसे कि ये 10 वैल्यू पहले कहाँ पे रेफर की गई थी, एक्स के अंदर, तो 10 वैल्यू का रेफरेंस काउंट कितना था, 1। फिर ये जब 3.14 वैल्यू आई, कहाँ पे रेफर की गई, एक्स के अंदर। 10 का 3.14 का रेफरेंस काउंट कितना हुआ, 1। लेकिन 10 का रेफरेंस काउंट कितना हुआ, देखो 3294, कहाँ पे यूज किया गया है क्या, नहीं, तो रेफरेंस काउंट कितना हुआ, 0। और ये यही चेक किया जाता है कि इसका रेफरेंस काउंट जैसे ही लेस देन 1 हो जाए, ओके, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, सपोज किसी भी रीजन की वजह से वो माइनस में चला गया, तो क्या, इस वजह से लेस देन 1 अगर होगा या 0 अगर होगा, तो देयर इज अ गार्बेज कलेक्टर। ओके, तो गार्बेज कलेक्टर इन्वोक होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब जिस वैल्यू का रेफरेंस काउंट 0 है, वो वाली वैल्यू क्या करेगा, फ्रीज कर देगा। फ्रीज करना मतलब डिलीट करना।
रिमूव करना, लेकिन उसकी जगह फ्रीज वर्ड यूज करो, ठीक है। इंग्लिश भी बता रहा हूँ, ऑल इन वन। हाँ, समझ में आया। तो अब 10 वैल्यू अवेलेबल है क्या हमारे पास? नहीं है। तो 10 वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जितने वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं उतने ही वैल्यूज अवेलेबल है। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, कि पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बताया मैंने, कि पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट। ऑटो डिस्ट्रक्टिव मतलब ऑटोमेटिक खुद डिस्ट्रक्ट करती है क्या? तो करती है क्या? यस, डिस्ट्रक्ट हो रहा है ना, डेटा डिलीट हो रहा है ना। किसने किया? गार्बेज कलेक्टर ने किया। तो इसका भी आंसर सेम ही होगा कि यस, इट इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज बिकॉज द concept where reference count will be counted, and when the any value or object reference count of any object becomes less than 1 or it becomes 0, the garbage collector will freeze that value, means deleted the values. And this is how we can say that the Python is a auto destructive language. And उसके बाद सेम, what is the concept of garbage collection, ये भी सेम ही आएगा। समझ में आया? क्या बोलोगे? ठीक से नोट डाउन करके रख दोगे? 3 क्वेश्चंस नोट डाउन करो। क्या क्वेश्चन नोट डाउन करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट? ओके, पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट। उसका आंसर भी सेम। सेकेंड क्वेश्चन, पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट? पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट। सेकेंड क्वेश्चन, how the memory managed in Python. How the memory is managed in Python. How the memory is managed in Python. And then third question, what is the concept of garbage collection? What is the concept of garbage collection? और तीनों के आंसर एक ही है। अब मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसको तुम रट्टा मारोगे, ऐसे होगा ना। इसकी वजह से कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने है। इसका डायग्राम निकालो, एक्स की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 3.14, इतना लिखना। मेमोरी डायग्राम निकालना, रेफरेंस काउंट लिखना, और इस पे खुद से खुद क्या एक्सप्लेन कर सकते हो वो ठीक से लिखो। तुम चार जीपीटी का यूज कर सकते हो, लेकिन खुद से बनाना सीखो, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊंगा ना, मैं जो भी बताऊंगा उसमें से एक आध वर्ड भी भूल गए तो क्या करोगे, फिर वहां पे स्टक हो जाओगे इंटरव्यू में। तो वो मैं नहीं चाहता। ओके, इसकी वजह से खुद के एक्सप्लेनेशन पे भरोसा रखो। हाँ, खुद पे अगर क्या कह सकते हैं कि तुम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स अगर उतना स्ट्रांग नहीं है तो चार जीपीटी यूज करो, लेकिन खुद का ही बनाना सीखो, ठीक है।
डन। हाँ, एक बार ठीक से कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ो एक बार, और देखो तुम इस पे सेंटेंस क्या बना सकते हो, ठीक है। रिवाइज करो क्योंकि भूल ना जाओ इसकी वजह से। कॉन्सेप्ट मतलब कि सेंटेंस क्या बना सकते हो, एक्सप्लेनेशन क्या बना सकते हो, ये रिवाइज करो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं आगे वाला कॉन्सेप्ट चालू कर दूंगा, ठीक है। डन। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डन। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। इसको मैं इरेज कर दूं? नोट डाउन किया ना ठीक से? कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? हम्म। तो ये सेकेंड टाइप हो गया। अब थर्ड टाइप, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। मेरे साथ कोई नहीं करेगा, उसके बाद करना। तो कॉम्प्लेक्स में होता है एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुम रियल नंबर को तो पढ़ सकते हो, ओके। रियल नंबर को तो पढ़ सकते हो, लेकिन तुम लोग इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ सकते। समझ में ही नहीं आएगा ये वैल्यू क्या है, ओके। वेयर जे इज इमेजिनरी, मतलब 5J इज इमेजिनरी बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया 10 इज रियल नंबर, 5J इज इमेजिनरी नंबर। अब बहुत कम जगह पे यूज होता है, ठीक है। लिटरली लगभग यूज ही नहीं होता, यू यू कैन से दैट। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें आंसर्स आते समय, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, ऐसे वाले ऑपरेशंस जिसमें आंसर आते समय कभी कभार हमारी वैल्यूज अवेलेबल्स नहीं होती है। ऐसे मैथमेटिक्स वाले ऑपरेशन किए होंगे तुम लोगों ने, ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज ही अवेलेबल्स नहीं होती, वहां पे यहाँ पे ऐसे लेता है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक ऑपरेशन हम करके भी देखेंगे। वहां पे आंसर आता है इनटू दी कॉम्प्लेक्स, अगर तुम कुछ गलत वगैरह आंसर ले ले तो, ठीक है। जैसे कि कैलकुलेशंस करते समय वी सीन अबाउट दी कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट का देखा था फॉर्मूला, हमने देखा था, रिमेम्बर। अब उसको कैलकुलेशन करते समय वहां पे प्रॉब्लम आई। ओके, तो वहां पे वैल्यूज इधर उधर हो गए, तो वो अंडर रूट वगैरह, और उसकी वजह से ना वो कॉम्प्लेक्स में आता है। हर बार नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार आ सकता है। ठीक है, तो उसका जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? न्यूमरिक में कितने हैं? 3। इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ये साथ में ही कर लेना आप, ठीक है? तो आगे वाला भी बता देता हूँ मैं। सेकेंड वन, न्यूमरिक तो हो गया। अब टेक्स्ट में हमारे पास क्या है? कौन सा है? स्ट्रिंग। हाँ। कैरेक्टर। कहाँ पे पढ़ा था? दूसरे लैंग्वेज में? पाइथन में होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? एक सिंगल अल्फाबेट और डिजिट और कोई सिंबल। अब एक सिंगल अल्फाबेट डिजिट सिंबल लेके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए अगर तुम लोगों को खुद का नाम मेंशन करना है तो उस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसकी वजह से कैरेक्टर की जगह पे हमारे पास होता है स्ट्रिंग। क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर लेके कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो टाइप भी यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ मैं। सो एक्स इज इक्वल्स टू इंटू द सिंगल कोड, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। टाइप चेक कर लेते हैं, क्या आया टाइप? स्ट्रिंग। सेकेंड, मतलब इट इज डिनोटेड बाय सिंगल कोड, कह सकते हो। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू इंटू द डबल कोड, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। क्या आया इसका आंसर? इसका भी आंसर स्ट्रिंग ही है, तो सिंगल कोड है तो डबल कोड क्यों है? रीजन क्या है? या तुम अगर डबल कोड दे रहे हो तो सिंगल कोड क्यों है? इसका रीजन इसमें ही है कि अगर सिंगल कोट मतलब स्ट्रिंग का सिनारियो क्या होता है? जिस कोट से तुम स्टार्टिंग कर रहे हो उसी कोट से तुम्हें एंडिंग करनी पड़ती है। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में तुम्हें जो लिखना है लिख सकते हो। लेकिन व्हाट इफ आई हैव एपोस्ट्रोफी एस? एपोस्ट्रोफी कहते हैं ना इसको। अगर मुझे ऐसे लिखना है तो कैसे लिखूंगा फिर मैं? क्योंकि ये स्टार्टिंग होगा और यहीं पे लिखा तो ये एंडिंग हो गया, इसका मतलब ये आ गया एरर। तो फॉर दैट तुम्हारे पास डबल कोट है, तो जो तुम्हें एपोस्ट्रोफी एस लिखना था तुम यहाँ पे लिख सकते हो। एरर देगा? नहीं दे रहा है, एग्जीक्यूट करेगा। ओके। और डबल कोट बिल्कुल उसी तरीके से, अगर तुम्हें कहीं पे मतलब कोट्स लिखते हो तो तुम डबल कोट्स के अंदर लिखते हो ना। किसी ऑथर ने कोट्स लिखा है तो वो डबल कोट के अंदर आता है। वहां पे कैसे लिखोगे? बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे कि अब मुझे लिखना है इस बीट को मैं डबल कोट में लिखना चाहता हूँ, तो लिख सकता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग सिंगल कोट से है और एंडिंग भी सिंगल कोट से है, तो उसके बीच में मैं डबल कोट लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पर भी स्टार्टिंग डबल कोट से है तो एंडिंग भी डबल कोट से है, तो बीच में मैं सिंगल कोट यूज कर सकता हूँ। तो समझ में आया? तो ये बन गया अपनी सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके। देन नेक्स्ट, एक्स इज इक्वल टू ट्रिपल सिंगल कोट। ओके, इसमें से दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, लिख सकते हैं। सेम, सिंगल कोट है तो डबल कोट भी आएगा कि x इज इक्वल्स टू इंटू दी ट्रिपल सिंगल कोट, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, एंड सेम रीजन सिंगल कोट और डबल कोट मेंशन करने के लिए यहाँ पर भी क्या है? तो तुम लोग अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो तो सिंगल कोट डबल कोट है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो तो ट्रिपल सिंगल कोट ट्रिपल डबल कोट है। अब आते हैं मिथ पे। आर यू अवेयर अबाउट द मिथ? के मिथ में क्या होता है? मिथ मतलब कि एक ऐसा सिनारियो, ठीक है, जिसको बोलते तो है लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। आर यू अवेयर अबाउट द कमेंट्स? कमेंट्स पता है? तो हमारे पास कमेंट है ये हैश। अब कमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज कमेंट्स विल नेवर विल बी ट्रांसलेटेड एंड नेवर विल बी एग्जीक्यूटेड।
वो यूज किए जाते हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। अभी हम किस लिए यूज कर रहे हैं? फॉर द नोट्स पर्पज। जब तुम कोडिंग करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए कि तुमने कुछ अगर कोड लिखा है तो कोड क्यों लिखा है, उसमें क्या कर रहे हो, ये मेंशन करने के लिए तुम लोगों को वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए करना पड़ता है। तुम लोगों ने अगर नई फाइल क्रिएट की, तुम लिख रहे हो तुमने ही नई फाइल क्रिएट की है, तो नई फाइल से पहले वो फाइल का नाम क्या है, फाइल कौन यूज कर रहा है, किसने क्रिएट की है, कब क्रिएट की है, किस पर्पज के लिए क्रिएट की है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन वहां पे आता है। ओके, तो उसमें हमारे पास क्या है? हैश सिंबल, कमेंट्स। ओके, तो कमेंट्स है तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, तो तुम लोगों को सिंगल लाइन कमेंट तो बताए। डबल लाइन कमेंट के बाद मल्टी लाइन कमेंट ऐसा कुछ होता है क्या? होता है। ओके, कैसे मेंशन करते हैं? हम्म, डबल स्लैश? अच्छा, ऐसे डबल स्लैश से नहीं, वो दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास, स्टार। ऐसा भी नहीं होता अपने पास, ऐसा भी नहीं होता अपने पास। डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स। ओके, यही चाहिए था मुझे आंसर। तो हमारे पास, ओके मैं बता देता हूँ, देखो, स्लैश स्टार ए बी सी स्टार स्लैश, ये क्या वर्क कर रहा है क्या? नहीं, देखो, फाइल का नेम रेड में आ रहा है, मतलब यहाँ पे अंडरस्कोर रेड है, रेड अंडरलाइन आ रही है ना, मतलब एरर है, ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। डबल स्लैश एबीसी मेंशन नहीं कर सकते। और फिर लोग लेते हैं ये वाला सिनारियो, ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर, दिस इज कमेंट, दिस इज कमेंट, ठीक से समझ लो, ऐसे लेते तो है। लेकिन ये और ये में क्या डिफरेंस है इसमें? बस कंटेंट का ही तो डिफरेंस है। तो इसको अगर हम स्ट्रिंग कह रहे हैं तो इसको हम कमेंट क्यों कह सकते हैं? तो बेसिकली दिस इज नॉट द कमेंट, क्योंकि इसका हमने अगर चेक कर लिया टाइप जो एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या आता है? स्ट्रिंग आता है। ट्रिपल डबल कोट में मेंशन कर रहे हैं तो स्ट्रिंग आएगा, ट्रिपल सिंगल कोट में मेंशन करोगे तो भी स्ट्रिंग आएगा। बस तुमने क्या किया है, उसको वैल्यू ले ली, आइडेंटिफायर में यूज कर रहे हो। ओके, मतलब वेरिएबल में उसको आइडेंटिफाई करके दे रहे हो। यहाँ पे बस तुमने क्या किया, वैल्यू ले ली, लेकिन आइडेंटिफाई में क्या किया? नहीं किया। तो ये तो हमने पहले भी देखा था। कहाँ पे गया? ऐसे भी वैल्यूज मेंशन नहीं कर सकते थे ना, तो वैल्यूज मेंशन कर रहे हैं तो इसमें भी तो एरर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी मेंशन कर ही सकते हैं। तो क्या फिर इसे हम कमेंट कह सकते हैं क्या? सो नो। क्यों? क्योंकि इसको बस तुम लोगों ने आइडेंटिफायर में यूज नहीं किया है, अदरवाइज ये तो स्ट्रिंग ही। सो इट इज ऑल्सो दी मल्टीलाइन स्ट्रिंग, तो देयर इज नो मल्टीलाइन कमेंट इन पाइथन। जो लोग यूज तो करते हैं लेकिन होता नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ मिथ। आया समझ में? ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, बहुत बार मैंने भी देखा है। ओके, मैंने भी स्टार्टिंग में किया था, लेकिन जब मुझे क्लेरिफिकेशन आया तो मैंने बंद कर दिया। क्योंकि देखो, होता क्या है, तुमने अगर कुछ लाइंस ऑफ कोर्स लिखा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई नो। एक फाइल में तुम लोगों ने कुछ 20 to 30 लाइंस लिखा, जिसको इस तरीके से लिख दिया, उसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा ना। हाँ, वो अलग बात है कि इसका रेफरेंस काउंट कितना है? 0। कहीं पे रेफर किया है क्या? नहीं किया। जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ही अवेलेबल है। एग्जीक्यूट खत्म, बात खत्म, गार्बेज कलेक्टर उसको उठा देगा। लेकिन गार्बेज कलेक्टर भी एग्जीक्यूट करेगा तो टाइम लगेगा ना, लेगा ना टाइम। तो ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। एक फाइल में कुछ 40 to 50 लाइन्स ऑफ कोड ऐसे बने, तो हमारे पास तो बहुत सारे फाइल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती है। ऐसे 5,000 10,000 ऑफ लाइन्स तो बस हमारे ऐसे फालतू चीजें के लिए बन रहे हैं। गेटिंग? सो इट विल कंज्यूम योर टाइम। तो हम जो कह रहे हैं, कमेंट विल नॉट बी ट्रांसलेटेड एंड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन ये ट्रांसलेट भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। आया समझ में? तो ऐसे मेंशन करने से प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? मिथ क्लियर हो गया तुम लोगों का? ये भी क्या है? कमेंट ही है। ये भी चेक कर लो ना, देखो ये कमेंट है,
सॉरी ये कमेंट नहीं, सॉरी स्ट्रिंग है गलती से मैंने बोल दिया। तो ये अगर कमेंट है, इसका कलर कौन सा है, कलर कोड ये है। स्ट्रिंग है तो इसका कलर कोड देखो और इसका कलर कोड देखो, सेम मैच कर रहा है। तो ये कमेंट है तो कमेंट का कलर कोड तो सेम मैच करना चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। गेटिंग क्लियर है अभी? किसी को डाउट है इसमें? अब ये वाला ट्राई करो चलो, ये वाला पूरा ट्राई कर लेना। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और देन स्ट्रिंग।
ऑनलाइन स्टुडंट्स डन. झालं. हा साईडला झालं. हा मागे सामने. यस, ऑनलाइन पे कितने लोग का हो गया? 3 का हो गया. बाकी? ओके. और ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. नाउ देर इज अ अनदर कैटेगरी. अब देखो ये डेटा टाइप नहीं है, न्यूमेरिक इज नॉट डेटा टाइप. न्यूमेरिक इज द कैटेगरी जिसके अंदर इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स इज द डेटा टाइप. देन टेक्स्ट इज द कैटेगरी जिसके अंदर स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप. ठीक है, तो फिर यहाँ पे सिक्वेंशियल इज द कैटेगरी जिसके अंदर फर्स्ट लिस्ट. ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू लिस्ट मेंशन करना चाहते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करो. 10 20 30 40. चेक करोगे इसका टाइप, यू आर एबल टू सी क्या आ रहा है. लिस्ट. तो लिस्ट को मेंशन करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसे कुछ दिखा तो समझ लेना क्या है, लिस्ट है. देन सेकेंड वन, टपल. तो x इज इक्वल्स टू इंटू दी अराउंड ब्रैकेट 10 20 30 40. ये क्या है, टपल है. मैं तुम लोग को बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ डेटा टाइप्स. हम डेटा स्ट्रक्चर वाला परफॉर्म अभी नहीं कर रहे. डेटा स्ट्रक्चर में ये लिस्ट टपल स्ट्रिंग डिटेल में क्या होता है बाद में बताऊंगा. कब, डेटा स्ट्रक्चर में, अभी नहीं. ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक वाला तो पढ़ लो, उसके बाद वो एडवांस वाली चीजें देखेंगे. तो ये टपल भी आ गया. एंड देन देर इज अ थर्ड वन इज रेंज. एक्स इज इक्वल टू रेंज फंक्शन जिसके पास मैं 1 to 10 लिख रहा हूँ. तो इसका अगर टाइप चेक करोगे तो दिस इज द रेंज. ओके देखो, इसको प्रिंट करवा के भी बता रहा हूं मैं. तो इसको प्रिंट अगर करेंगे तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, रेंज 1 to 10. ये आ रहा है. इसने सीधे सीधे नंबर नहीं दिए. ये यूज किस लिए किया जाता है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग के बीच में के नंबर, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में जो नंबर थे ये प्रोवाइड करके दे देगा. ओके, लेकिन हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो नंबर प्रोवाइड कर रहा है क्या, नहीं. ये रिटर्न कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट. इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना. ठीक है, तो ये नंबर नहीं है इसके पास डायरेक्टली, इसमें से नंबर निकालने पड़ेंगे हमें. ओके, आया समझ में. ठीक है, और ये है हमारे पास सिक्वेंशियल. ट्राई कर लो चलो. सिक्वेंशियल में 3 ही डेटा टाइप्स है. आज डेटा टाइप्स वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा. कितना टाइम बचा है अभी, 5 बज गए क्या? ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आज हो जाएगा शायद. तो कल हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. कल से प्रोग्रामिंग चालू कर देंगे. फिर बाकी ऑपरेटर्स बाद में लेंगे. काय करतोय, कॉपी पेस्ट अच्छा इकडे टाकतोय का? अच्छा तोच यूज करतो का फॉर्मॅट? कोणते एवढे टाकत बसणार?
लेकर सिखाए मास्टर सीपीआर कर चला मैं। डन हो गया। रेंज, अब सिक्वेंशियल में कौन से है? लिस्ट, टपल एंड रेंज, तीन है। ठीक है। एंड देन देर इज अ मोर डिफरेंट डेटा टाइप्स आल्सो वी हैव, जिसमें फिर फोर्थ वन सेट टाइप। सेट टाइप में हमारे पास फर्स्ट वन है सेट x इज इक्वल्स टू इंटू द कर्ली ब्रेस 10 20 30 एंड 40। ठीक है। यही टाइप में यहाँ पे बता देता हूँ, रन कर लेते हैं। देखो टाइप क्या आ रहा है, सेट। इस प्रिंट को बंद कर देता हूँ। हाँ, टाइप दिख रहा है, सेट आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट वन इज सेट एंड देन सेकंड वन इज फ्रोजन सेट। तो x इज इक्वल टू फ्रोजन सेट इंटू दी ब्रैकेट 10 20 30 एंड 40। आया फ्रोजन सेट। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, जब मैं वो डेटा स्ट्रक्चर मेंशन करूंगा तब समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता है समझ लेना कि कर्ली ब्रेस में अगर वैल्यूज दिख रही है तो समझ लो क्या है, सेट है। देन फ्रोजन सेट ऐसा लिख रहा है तो समझ लेना ये क्या है, फ्रोजन सेट है। ऐसा लिखा है तो ये रेंज है। राउंड ब्रैकेट्स में लिखा है तो फिर क्या है, टपल है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो क्या है, लिस्ट है। ठीक है। फ्रोजन सेट के बाद ये सेट का बन गया। ठीक है। अब ये बाकी वाला एकदम से ट्राई कर लेना। देर इज द फिफ्थ वन विच इज द मैपिंग। ठीक है, जिसमें होता है डिक्शनरी एक्स इज इक्वल्स टू इंटू द कर्ली ब्रेस। ये भी कर्ली ब्रेस में है, सेट में भी कर्ली ब्रेस में था, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेस में है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि सेट में सिर्फ वैल्यूज होती है, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू की पेयर। जैसे कि 1 पाइथन, 2 जावा, 3 टेस्टिंग। ओके, रन कर लेते हैं। देखो क्या आ रहा है, डिक्शनरी। समझ में आया ये कि ऐसे लिखोगे वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू की पेयर। मतलब हमारे पास एक पूरी की पूरी पेयर तो अवेलेबल है। देखो ये पूरी की पूरी पेयर अवेलेबल है, लेकिन इसमें कोलन अगर देखोगे तो कोलन के लेफ्ट साइड में होती है, उसे कहते हैं की। और कोलन के राइट साइड में जो है वो है वैल्यू। और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी, कोमा देने के बाद यहाँ पे देखो, कोमा देने के बाद फिर नेक्स्ट की वैल्यू पेयर, फिर कॉमा देने के बाद नेक्स्ट की वैल्यू पेयर। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स बने, 1 2 3, तीन ही एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू के साथ की भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दोनों के साथ साथ आगे वाला भी ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं ज्यादा। सिक्स्थ वन इज बुलियन। ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिखा है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू बुल वैल्यू ही होती है। ठीक है, मतलब ये कैटेगरी नहीं है। ये लिखते हैं हम ऐसे, बुल इस तरीके से लिखा जाता है। अब x इज इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ट्राई करके देखोगे तो देखो ये आंसर क्या दे रहा है। तो ये होता है बुलियन कैटेगरी का। बुलियन कैटेगरी मतलब बाइनरी वाले टाइप, ट्रू या फॉल्स टाइप। ठीक है, बाइनरी में 0 और 1 मेंशन करते उसकी जगह पे यहाँ पे ट्रू या फॉल्स मेंशन करो। ओके, ये एक कैटेगरी है। एंड क्या, सॉरी कैटेगरी नहीं है, ये डायरेक्टली डेटा टाइप है। और फिर यहाँ पे सेवेंथ नंबर। ओके, यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ मैं, ये कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से ऐसे मेंशन कर देता हूँ, जिसको क्या कहते हैं। हाँ, एंड सेवेंथ वन फिर नन टाइप। ओके, तो नन टाइप में हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू होगी नन। ठीक है, नन मीन्स कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं होता है उसे नन कहते हैं। टाइप कौन सा है, नन टाइप। और ये वाला चेक करो, और यहाँ पे हमारे डेटा टाइप्स खत्म।
ओके, चलो ट्राई करो। हम्म। नहीं, वो आगे बताऊंगा मैं। वो नहीं होता अपने पास। जो पाइथन में कहते हैं डायनेमिक लैंग्वेज, तो डायनेमिक के अंदर क्या क्या होता है उसमें से टाइपिंग मैंने आज बताया। डबल वाला सिनारियो भी मतलब होता क्या है, वो क्यों नहीं होता हमारे पास, ये बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, तो वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है। मैं बेसिकली, तुम मुझे बताओ डबल मतलब क्या होता है। ज्यादा फ्रैक्शनल नंबर किती लेंथ असते, तो अपने पास ट्राई करके देखो फ्लोट में। फ्लोट में कितने स्टोर कर सकते हैं हम, वो चेक कर लो। और इंटीजर है, इंटीजर से अगर ज्यादा होगे तो उसको क्या कहते हैं। अगर ज्यादा वैल्यू अगर इंटीजर में हम स्टोर करेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, तो उसको क्या कहते हैं बाहर, मतलब दूसरी जगह पे डेटा टाइप कौन सा होता है, लॉन्ग होता है ना कुछ। ऐसे ही होता है, लॉन्ग ही होता है। सी में तो लॉन्ग ही है, इंटीजर है तो दूसरा लॉन्ग है आई थिंक। ठीक है, फ्लोट है तो फिर डबल आता है। तो हमारे पास लॉन्ग भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में ही तुम क्या कर सकते हो, ये मल्टीपल वैल्यू जो है, बड़े वाले वैल्यू जो है वो रेंज डिसाइड तुम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, तो इंटीजर में आएगा। और डबल की जगह पे फ्लोट में ही मेंशन होगा। क्यों होगा, इसका आंसर कर लो। ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक ही स्टूडेंट है, बाकीचे खाली कोणते नाव आहे ते अंकुश, नाही घेत। अंकुश कौन है, अंकुश प्रफुल्ल, गौरव, साक्षी, मनस्वी। तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया ना, तुम में से एडमिशन ले लिया क्या तुम लोगों ने, नहीं लिया, बाकी एडमिशन ले लिया। नाम क्या है, वरद, पीछे नाम क्या है? तेजस। ऍडमिशन लिया, कधी घेतलं होतं, एफ आर एन नंबर भेटला का तुला, एफ आर एन नंबर काय, ऍडमिशन लिया, घेतलंय, कालच भेटलं, एफ आर एन नंबर भेटला, नाही भेटला का अजून, ठीक आहे जाऊ दे. यांची अटेंडन्स कशी आहे ना, आता तिथे शॉर्ट मध्ये लिहून ठेवा आता यांची ऑफलाईन नाव. ठीक आहे त्याचं बेच, काल मी घेतलं होतं तुझं. रिवीजन के लिए बैठते हो ना, उन लोगों ने अटेंडेंस नहीं देते हुए भी चलेगा, जो लोग रिवीजन के लिए हैं. प्रिया, प्रिया ना, प्रिया अँड नाव काय, शिवम. विसरून जातो, मग कधी कधी लक्षात राहत नाही. तो हंस रहा है, वो कह रहा है पिछले साल भी ऐसे ही बोला था सर आपने. एक है वरद, फिर नाव नाव काय, वरुण. और काय खतरनाक नाव आहे, वरद, वरुण, शिवम. हा, पुढे नाव काय, अमन. हा, मागे तेजस. हे कसले कसले नाव आहेत यार. हा, इकडे मानसी. सरनेम काय, याच्यामध्ये नाव नाही ना, अच्छा ते ऑनलाईन वाल्याच आहे का. हा, प्रतीक्षा वाघमारे. ते तू जुन्या बॅच होती मग तिला माहिती आहे, मला जुन्या बॅचचे नाव लक्षात राहतात जवळपास. ऑगस्ट, ऑगस्ट पायथन. तो शिवम बघतो, तो जावाचा आहे.
कोई प्रॉब्लम। हाँ लेकिन उस बताया है ना आपने, ये रिवीजन के लिए बैठ सकते हो, तो देखो ऑफलाइन के लिए तुम एक्चुअली अलाउड तो नहीं हो, ठीक है। ऑनलाइन के लिए तुम डायरेक्टली एलिजिबल हो रिवीजन करने के लिए, लेकिन काउंट अगर कम है तो ऑफलाइन में आ सकते हो रिवीजन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। काउंट कम है तब, अदरवाइज फिर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी पाइथन में काउंट कम है, बहुत जगह सो कर भी सेशन अटेंड कर सकते हो, सोना मत। ओके। हाँ लेकिन तो यहाँ पे बैठ सकते हो, डोंट वरी। तो बस करना है तो फिर क्या करोगे फिर आगे, कि अगर दो बैचेस तीन बैचेस मर्ज कर दिए, वहां पे जगह नहीं बैठने की, तब वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे अटेंड करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कहीं पे होगा वैसे, लेकिन अगर होगा तभी भी पता होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। लेकिन बस नाही काय गरज नाही, कारण हे ह्या बॅचचं आहे ना, जुन्या बॅचेस मध्येच येतात ऍडमिशन, म्हणून इथे टाकून काय फायदा नाही। हाँ डन। यस, डेटा टाइप हो गया सबका, डेटा टाइप कंप्लीटेड है। कितना टाइम बचा, 15 मिनट। 15 मिनट में अरिथमेटिक ऑपरेटर ले लो, या रहने दो फिर, कल ले ले, ठीक है। चलो, तो अभी क्या करोगे 15 मिनट तक, छोड़ दे, जल्दी छोड़ दे। चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के लिए फिर जल्दी ही सही, पक्का जल्दी छोड़ दे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जल्दी छोड़ दे फिर। या डेटा टाइप तो हो गया, 15 मिनट में देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हो जाएंगे, तो कल हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं सीधा। देखोगे जाने दो सर। यस, ऑनलाइन पे, ऑनलाइन वाले कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसका मतलब उनका कुछ नहीं है। यह ये क्या अवेलेबल, लेकिन ऑनलाइन वाले एक काम कर लेना, क्या करना, एंड कॉल मत करना, सबको हम जाने के लिए बोल देंगे, ठीक है। देखते हैं एंड में कितने बजते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो समझ में आएगा कितने लोग बस ज्वाइन करके सो रहे हैं। हाँ, जो ज्वाइन करके सो रहे हैं वो तो जाने के बाद भी रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अटेंडेंस हो गई इनकी, लेने वाले हो, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू एंड बाय एवरीवन। ओके। हाँ, ऑनलाइन से लेफ्ट होना चालू हो जाओ, चलो। हाँ, ना अटेंडेंस टाकले का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया, प्लीज फिल अप द अटेंडेंस फॉर्म, इट इज